नमस्ते बच्चों, आज हम हमारा नया लेसन पढ़ेंगे वाक्य विचार। जब हम अपने मन की बात, विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ऐसा हम दो प्रकार से कर सकते हैं, लिखकर या बोलकर। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम बातचीत करते हैं तथा वाक्यों का सहारा लेते हैं। बच्चों, हमको इस पाठ में हमें वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं यही पढ़ना है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। सभी को ध्यान होगा, जब हमने शब्द विचार पढ़े थे, शब्द विचार में आपको बताया गया था या वर्ण विचार में भी इस चीज़ की संकल्पना स्पष्ट की गई थी कि हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है वर्ण। वर्ण से क्या बनता है? वर्णों के समूह से शब्द बनता है। जैसे क ये वर्ण है और वर्णों के समूह से बनेगा कमल। कमल यह शब्द है, लेकिन यह शब्द तब तक शब्द रहेगा जब तक वह किसी वाक्य में नहीं आएगा। अगर ये कमल शब्द किसी वाक्य में आ गया, जैसे कमल मेरे बगीचे में लगा हुआ है, ठीक है, कमल यह फूल मेरे बगीचे में लगा हुआ है, तो कमल यह शब्द कहाँ आ गया? वाक्य में आ गया। तो यह कमल शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और पदों के समूह को, तो एक से ज़्यादा पद आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। लेकिन वाक्य के लिए क्या है? जिस प्रकार जैसे कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन सार्थक समूह मतलब ऐसे ही नहीं कचमक कुछ भी मतलब बन जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि हमने शब्द विचार में पढ़ा है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उसी प्रकार पदों का भी जो समूह है वह सार्थक होना चाहिए, तभी वह वाक्य बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब एक क्रम में। सार्थक समूह जो किसी विचार मतलब कि जो आप कहना चाहते हो वही आपका वाक्य दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाए, आपके ही विचार उसके तक पहुँचाए। ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोलना चाहते हो लेकिन आपने ऐसा वाक्य बनाया कि सामने वाला व्यक्ति उसका उल्टा समझ गया, ठीक है। तो ऐसे विचार जो मतलब भाव के साथ जो व्यक्त करता है उसे ही वाक्य कहते हैं। जैसे भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, यहाँ पर प्रयुक्त सभी पद अर्थवान यानी सार्थक है। अर्थवान मतलब कि सभी शब्दों का अर्थ है, और सार्थक है मतलब सही सीक्वेंस में, सही क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वाक्य के प्रमुख तत्व, इसे हम बस एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि आपको कोर्स में वाक्य के घटक है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके पढ़े बिना आपको समझ भी नहीं आएगा कि वाक्य में कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन तत्वों के माध्यम से वाक्य बनता है। सार्थकता मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना ज़रूरी है। मतलब जितने भी शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। दूसरा, योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक हों पर वे अर्थ देने की क्षमता नहीं रखते तो शब्दों का ऐसा समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। हमने पानी खाया, ठीक है, पानी का भी अर्थ है, खाया का भी अर्थ है, हमने का भी अर्थ है, लेकिन पानी के साथ हम खाया थोड़ी लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हमने पानी पिया, ठीक है। तो ये योग्य जो पिया शब्द खाया शब्द है वो योग्य नहीं है, भले ही वह अर्थवान है लेकिन इस वाक्य के लिए योग्य नहीं है। आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है, आशय है मतलब अर्थ है। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। जैसे कि कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसा बोलते हैं कि पानी, मतलब सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इसे पानी चाहिए। नहीं नहीं, सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं नहीं, आप किस वाक्य के लिए कह रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन जब हम व्याकरण की ओर आते हैं तो हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है,
ठीक है, इसमें सही वाक्य कौन सा है, वह पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर चाहता है, पढ़ना चाहता है, ऐसे वाक्य गलत है व्याकरण की दृष्टि से, पर ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसे बातों का इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो कि गलत है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पाता है, लेकिन फिर आप समझाने के लिए होते हो, वो आपको भी मतलब कि फेस के एक्सप्रेशन से और सारी चीज़ें समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है। आसक्ति या निकटता, वाक्य में शब्दों को बोलने या लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए, मतलब विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। पदक्रम, पदक्रम यानी कि क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए 3 वाक्य दिए हुए हैं, मैंने केवल एक पत्र लिखा है, केवल मैंने एक पत्र लिखा है, केवल एक पत्र है मैंने लिखा। तीनों में शब्दों का जो क्रम है वो बदल दिया गया है, तो अर्थ बदल गया है। पहले का अर्थ क्या है, मैंने केवल एक पत्र लिखा है, मतलब मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने केवल एक ही पत्र लिखा है। दूसरे का अर्थ क्या है, केवल मैंने एक पत्र लिखा है, सिर्फ मैंने एक पत्र लिखा है। तीसरे का अर्थ क्या है, केवल पत्र एक है मैंने लिखा, एक ही पत्र था जो मैंने लिख लिया। ठीक है। तो इस प्रकार वाक्यों को अगर क्रम से न लिखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि आपको विराम चिन्ह पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए सही विराम चिन्ह लगाए जाने चाहिए। इसी प्रकार आपको सही वाक्य बनाना है तो आपका वाक्य जो है उसमें जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, उचित विराम चिन्ह होने चाहिए और उनका क्रम सही होना चाहिए। और लास्ट में है अन्वय। अन्वय यानी मेल, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि का उपयुक्त मेल होना चाहिए। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। वहाँ पर क्या कहा गया था कि कर्तरी वाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आती है, कर्म वाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार आती है, भाव वाच्य में क्रिया जो है वो भाव के अनुसार आती है। इसमें ना कर्ता मुख्य होता है ना कर्म मुख्य होता है। तो इन नियमों को आपको यहाँ पर मानना है। ठीक है, तभी आपका वाक्य अर्थपूर्ण होगा, सही होगा। हम खाना खाता हूँ, इस प्रकार का वाक्य सही है क्या? नहीं। मैं खाना खाता हूँ, या तो ये होना चाहिए या तो हम खाना खाते हैं, इस प्रकार का वाक्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है, मतलब कि मेल होना चाहिए। उसके बाद है वाक्य के घटक, जो कि आपको कोर्स में है। वाक्य के घटक ही आपको हैं जो कोर्स में है और आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेयक किसे कहते हैं। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य होता है। जैसे राम करता है, पढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार का एक छोटा सा वाक्य है, राम पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ? राम, और पढ़ता है क्रिया। इसी आधार पर वाक्य के 2 घटक माने जाते हैं। मतलब आपको वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता और विधेय यानी कि क्रिया तथा कर्ता को अलग कर देने के बाद शेष रहा अंश। ध्यान से पढ़ेंगे। वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। विधेय में कर्म, क्रिया आदि आते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता और कर्ता से संबंधित जो भी शब्द हैं वो उद्देश्य में आते हैं। विधेय यानी कि कर्म, क्रिया, इनसे संबंधित जो शब्द हैं वो विधेय में आते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे तो, जैसे कि यहाँ देखिए, लड़का खेलता है तो लड़का उद्देश्य हो गया, खेलता है विधेय हो गया। ये छोटे वाक्य समझाया गया है, लेकिन इतने छोटे वाक्य थोड़ी आते हैं एग्जाम में।
एक लड़का प्रतिदिन खेलता है, तो लड़का कितना है, एक है, ठीक है। तो एक लड़का पूरा का पूरा उद्देश्य हो जाएगा। और खेलता है, कब खेलता है, प्रतिदिन खेलता है। मतलब क्रिया की विशेषता, मतलब क्रिया विशेषण इसके साथ ही आएगा, क्रिया के साथ ही आएगा। उद्देश्य के साथ जितने संबंधित शब्द हैं वो उद्देश्य में चले जाएंगे, मतलब कर्ता से संबंधित शब्द उद्देश्य में रहेंगे, और क्रिया और कर्म से संबंधित शब्द विधेय में रहेंगे। एक छोटा लड़का, उद्देश्य, प्रतिदिन पार्क में खेलता है, विधेय। इसी प्रकार विधेय में क्रिया के अलावा कर्म भी आते हैं। मतलब उद्देश्य में केवल कर्ता आता है, कर्ता से संबंधित शब्द आते हैं, लेकिन विधेय में कर्ता और क्रिया और कर्म उन दोनों से संबंधित शब्द आते हैं। तो उद्देश्य को के दो अंग होते हैं, कर्ता और कर्ता का विस्तार। विस्तार मतलब उससे संबंधित शब्द, जैसे के, उसके लिए, जैसे कर्ता कोई विशेषण है, विशेष्य है तो उसका विशेषण, ठीक है। उससे संबंधित शब्द के, का, जिस प्रकार के विभक्ति चिन्ह उसके साथ लगे हों वो सभी उद्देश्य में आएंगे। उसी प्रकार कर्म और क्रिया से संबंधित शब्द, उनके विभक्ति चिन्ह, उनके विशेषण, जैसे कि क्रिया और कर्म के विशेषण मतलब क्या हो गए, क्रिया विशेषण, तो उनसे संबंधित शब्द सारे विधेय में आएंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। विधेय के अंग को ध्यान से समझाया गया है। क्रिया, उसका पूरक, क्रिया उसका पूरक मतलब उससे संबंधित शब्द, कर्म और कर्म से संबंधित शब्द, और विधेयवर्धक। विधेयवर्धक मतलब कि जैसे अब आप अंग्रेजी में पढ़ते हो अदर वर्ड्स, ठीक है, अन्य शब्द, तो मतलब कि कर्ता और कर्ता से संबंधित शब्द उद्देश्य में आप डाल दीजिए, उसके अलावा जितना बचता है वो सारा का सारा किस में आएगा, विधेय में आएगा, ठीक है। जैसे कि राम गीत गा रहा है, यहाँ पर राम केवल करता है, गीत गा रहा है, ये पूरा क्या हुआ, विधेय हुआ, क्योंकि राम करता है, गीत कर्म है और गा रहा है क्रिया। कर्म और क्रिया दोनों ही विधेय में रहते हैं। उसी प्रकार रवि पत्र लिखता है, तो रवि यह जो है उद्देश्य है, पत्र लिखता है पूरा विधेय रहेगा। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ वाले, इन्हें ध्यान से देखना है आपको। कुछ बच्चे ठंड के कारण अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्देश्य, और इसके बाद का ये हो गया आपका पूरा विधेय। तो विधेय में क्या क्या आया है, क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार, और विधेयवर्धक। विधेयवर्धक मतलब अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा के जो शब्द होते हैं वाक्य में वो। कुछ बच्चे, बच्चे कैसे हैं, कुछ, तो कुछ बच्चे किस में आएगा, उद्देश्य में, ठंड के कारण अनुपस्थित हैं, पूरा का पूरा विधेय में रहेगा। उसके मित्र ने, ठीक है, यहाँ तक आएगा उद्देश्य में। कल पुस्तक मेले से हिंदी की कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदी, ये पूरा आएगा विधेय में। पीठ में दर्द होने के कारण बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ पर कर्ता कौन सा है, बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी, ये ध्यान में रखना है, ज़रूरी नहीं है कि उद्देश्य हमेशा आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा, कभी कभी बीच में भी होता है। तो बूढ़ा आदमी करता है, तो बूढ़ा आदमी रहेगा उद्देश्य, उसके अलावा धीरे धीरे चल रहा है और पीठ में दर्द होने के कारण, ये सब के सब किस में जाएंगे, विधेय में। हमारे हिंदी के अध्यापक ने, तो कर्ता क्या है, अध्यापक, अध्यापक लेकिन कौन है, हमारे हिंदी के, तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने, यहाँ तक उद्देश्य में रहेगा, हमें मनोरंजक कहानियाँ सुनाई, ये जाएगा विधेय में। लगता है चोर आसपास छिपा है, यहाँ पर कर्ता कौन है, चोर, फिर से बीच में आया है, और लगता है आसपास छिपा है, ये सारा का सारा वाक्य किस में जाएगा, विधेय में। यही आपको, इतना ही आपको पढ़ना है इस लेसन में कि विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए ये बॉक्स सबसे अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी बनाई थी, ये उद्देश्य वाला बॉक्स और ये विधेय वाला बॉक्स, और उसके ऊपर के जो उदाहरण दिए हुए हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके ऊपर के नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद इन
इनको अगर आप, अरे ये जो दिए हुए हैं प्रश्न 1 में, इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका अच्छी तरह से इस लेसन की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि एक वाक्य मैं अभी करवा दे रही हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं। तो अयोध्या के राजा दशरथ के, यहाँ तक क्या आएगा, उद्देश्य। 3 रानियाँ थीं, विधेय। कुछ बच्चों ने अपनी कॉपियों में सुंदर कविताएं लिखी। तो कुछ बच्चों ने, ये क्या होगा, उद्देश्य। अपने कॉपियों में सुंदर कविताएं लिखी, ये पूरा क्या होगा, विधेय। इसे अच्छे से मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए कि टीचर ये लेसन नहीं समझ में आया या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगी या इसके मैं आंसर आपको भेज दूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने सही हो या आपको कितना लेसन समझ में आया है। तो इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, उद्देश्य और विधेय आपको पहचानना आना चाहिए। इस लेसन में यही इतना है, और यही इतने के लिए आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि उद्देश्य और विधेय जान जाओगे तो ही आगे के जो लेसन है उसमें आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।